धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का और आज के इस सेशन में क्या रहने वाला है खास। आज के इस सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं इस एग्जाम ओरिएंटेड स्पेसिफिक चीजों की, जहाँ पे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स किस एग्जाम में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं और क्या क्या बातें हैं जो एग्जाम में आपको पूछी जाने वाली है। गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत सभी लोगों का। सीमा, नाज, निर्मल लोढ़ा, ट्विंकल ओझा, ज्योति सचान, क्या बात है भाई, सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बढ़िया। मोनिका, मंजू, संगीता चौधरी, अभी राठौड़, दीपक, पूजा, सुमन, क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए स्वागत है सभी लोगों का। शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की और इस शानदार सेशन में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ खास और कुछ कतई जय टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक एक करके डील करने वाले हैं। तो गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट सेशन में कि व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से ऑक्सीजन की रिकमेंडेड फ्लो रेट कितनी रहती है। नेजल कैनुला से ऑक्सीजन की रिकमेंडेड फ्लो रेट कितनी रहती है, ऐसा हमने आपसे पूछा। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको मिले। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 से 4 लीटर। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे मरीज में जो रिकमेंडेड फ्लो रेट रहेगी वह है 4 से 6 लीटर, 6 से 8 लीटर और 8 से 10 लीटर। व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट इन क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ नेजल कैनुला। दिस इज नेजल कैनुला। ये जो नेजल प्रोंग लगी हुई है और इसको हम नाम देते हैं नेजल कैनुला। और ऑक्सीजन की रिकमेंडेड फ्लो रेट यहाँ पे आपसे पूछी गई है, क्या होना चाहिए। वैसे नॉर्मली हम आपको बता दें कि 1 से 6 लीटर होती है ना। जब आप नेजल कैनुला से ऑक्सीजन देते हो तो ये होती है 1 to 6 लीटर। ये फ्लो रेट है ऑक्सीजन का नेजल कैनुला से 1 से 6 लीटर। आपके पास में दो ऑप्शन है, 1 से 4 लीटर और 4 से 6 लीटर। भाई 6 से 8 और 8 से 10 तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया, बहुत इतना ज़्यादा इसका होता नहीं है। इसका मैक्सिमम पीक ही 6 लीटर तक है कि नहीं। अब मैं सर दोनों में से क्या चूज करूं, क्योंकि आपने बताया 1 से 6, यहाँ पे 1 से 4 भी था और 4 से 6 भी था। तो बताओ सर मैं कौन सा चूज करूं। तो प्यारे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा का वादा कम काहे को चूज करे बताओ। जब 1 से 6 है तो मैं 1 से 4 कैसे बोलूँगा, 5 और 6 कहाँ जाएंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वाला ही चूज करूँगा ना भाई। तो जितने भी लोग ए जवाब लिख रहे हैं अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करिएगा। कम है 1 से 4, जबकि एक्चुअली में 1 से 6 होती है, तो मैक्सिमम है 6। आपको मैक्सिमम रीडिंग को प्रायोरिटी देनी है, ऑक्सीजन फ्लो रेट की मैक्सिमम रीडिंग को प्रायोरिटी देनी है। और मैक्सिमम रीडिंग कितना हो गया, 4 to 6। इसका करेक्ट आंसर डी बनेगा, बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही गलत है, बी इज द करेक्ट वन। 4 to 6 लीटर पर मिनट। Whenever the client get hypoxia, he need oxygen and such amount of oxygen is given with these all things. अगला प्रश्न, जो आप सभी को देना है आंकड़ा बिल्कुल नया और कहानी ये कहती है कि पूरे उत्साह के साथ में, पूरे जोश के साथ में जुड़ जाइए। जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, अगरबत्ती लगा के अपना पूरा आत्मविश्वास दर्शाइएगा क्योंकि सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है। अगला सवाल है, विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। WHO जो है, WHO के गाइडेंस में वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन से दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस घोषित कर दिया गया। 5 मई को, 7 अप्रैल को, 11 जून को और 1 दिसंबर को। वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल 1948। WHO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल को। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे WHO ने इस्टेब्लिशमेंट है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 जो है तब किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, WHO का। जब WHO स्टेबलाइज हुआ तो उसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं।
तो कौन से दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे कहते हैं? WHO के स्टेब्लिशमेंट डे को, यानी कि 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी। A, C और D तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे यार दोस्तों? WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछा जाए तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। समझ में आई सभी को बात? आसान है। अगला प्रश्न, गुड, वेरी गुड। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कोड रिमेन अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लासेंटा? इनमें से कौन सी कंडीशन में कोड जो है, कोड मतलब अम्बिलिकल कोड, अटैच रहती है प्लासेंटा के मार्जिन से? बेटरडोल प्लासेंटा, प्लासेंटा सुसुरनेटा, वेलामेंटस इंसर्जन ऑफ प्लासेंटा, नन ऑफ दी अबव। इनमें से प्लासेंटा का कौन सा टाइप है जिसके अंदर अबनॉर्मल टाइप का प्लासेंटा है और कोड जो है वो किससे एडियर रहता है? कोड जो होता है वो आपका अटैच रहता है मार्जिन ऑफ प्लासेंटा से। मान लो आपका ये प्लासेंटा है और इस प्लासेंटा से अम्बिलिकल कोड अटैच रहता है। जो फीटस की बॉडी में प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेके आता है बॉडी से, प्लासेंटा से प्योर करके वापस ले जाता है। ये अम्बिलिकल कोड का काम है। अब कोड एक साइड से तो अटैच रहती है फीटस के अम्बिलिकस से, दूसरे साइड से अटैच रहती है अम्बिलिकल कोड के साथ में। तो ये जो अम्बिलिकल कोड है जो प्लासेंटा के साथ में अटैच है, ये प्लासेंटा से इसका जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा है। अटैचमेंट प्लासेंटा के मार्जिन वाले पार्ट में। और जब अटैचमेंट प्लासेंटा के मार्जिन वाले पार्ट में होता है तो इसके लिए बार्टल डोर प्लासेंटा के नाम से जानते हैं। उस प्लासेंटा को क्या नाम देते हैं? बार्टल डोर प्लासेंटा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्लासेंटा सुसुरनेटा नहीं है, वेलमेंटस नहीं है, नन ऑफ दी अबव नहीं है। कहने का मतलब है बार्टल डोर प्लासेंटा जो है इसमें कोड जो है वो मार्जिन ऑफ दी प्लासेंटा से अटैच और एडियर रहता है। समझ में आई प्यारे दोस्तों? कितने लोगों ने ये आंसर लिखा है भाई? लगभग सभी रसगुल्लों ने लिखा है। क्या बात, क्या बात। चलिए, तो ये प्लासेंटा का टाइप कौन सा हो गया? बार्टल डोर प्लासेंटा। जब कोड किससे अटैच है? मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा से। स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन, इट इज नॉन एज। किसी भी मैन का, याद रखो बहुत ही अच्छा सवाल है, किसी भी मैन का फिजिकल, सोशल और कल्चरल हिस्ट्री का अगर आप स्टडी करते हैं, किसी भी आदमी का, किसी भी मैन का फिजिकल, सोशल और कल्चरल, तीन बातें यहाँ पे बोली है, फिजिकल, सोशल और कल्चरल। PSC, अगर आप किसी भी आदमी का फिजिकल, सोशल और कल्चरल हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, हिस्ट्री जो है, कल्चरल हिस्ट्री जो है, इस हिस्ट्री का आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो सवाल कह रहा है कि उसको किस नाम से जानते हैं? सोशल साइंस, एंथ्रोपोमोलॉजी, एकोमोलॉजी या सोशियोलॉजी? सभी को जवाब देना है। ये तो बहुत इजी है और ये आपके एग्जाम का प्रश्न भी है, हम फिर बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम का प्रश्न भी है कि किसी भी आदमी की फिजिकल, सोशल और कल्चरल, अगर हिस्ट्री को हम किसी आदमी का हिस्ट्री लेते हैं तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? इसको सोशियोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। किस में इंक्लूड करते हैं? सोशियोलॉजी में। दिस इज सोशियोलॉजी। इसको हम एक्यूमुलेशन, एंथ्रोपोलॉजी या सोशल साइंस नहीं कह सकते, इसको हम सोशियोलॉजी कह सकते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। बहुत अच्छा सवाल है। प्रेगनेंसी के दौरान क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय मदर। फर्स्ट फीटल मूवमेंट
कितने लोगों को सवाल समझ में आया? सवाल, जब तक सवाल समझ में आएगा ना तब तक जवाब गलत आएंगे। हमने बोला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग, तो क्विकनिंग का जो टाइम पीरियड होता है, क्विकनिंग का फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज नॉन एज क्विकनिंग अबाउट 18 to 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। ये हम पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे 18 और 20 दो वर्ड है, तो ये ऊपर वाले तीनों तो नहीं होंगे आंसर। आंसर क्या रहेगा? 18 सप्ताह पे, 18 वीक के ऊपर फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय मदर एंड इट इज नॉन एज क्विकनिंग। तो क्विकनिंग अकर एट द एज ऑफ 18 वीक ऑफ गेस्टेशन। अगर मैं 18 वीक की बात करूं तो प्रेगनेंसी कितने महीने की हो जाएगी प्यारे दोस्तों? लगभग 5 महीने की। 4.5 से 5 महीने की उम्र में पहली बार मदर जो है वो फीटल मूवमेंट को महसूस कर पाएगी, दैट इज फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब लिखिएगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर टू 5 स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन? डिनाइल, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, डिनाइल और एक्सेप्टेंस। पांच स्टेज पूछिए। कुबलर रॉस, आप नाम याद है आपको? कुबलर रॉस, उन्होंने दिया है दाबदा। दाबदा, अब आपसे मैं पूछूं दाबदा क्या होता है, तो आप कहोगे सर डी का मतलब होता है डिनाइल, ए का मतलब होता है एंगर, यहां पे हमने बोला पहला जो सिम्टम है मरीज में वो कौन सा सिम्टम है? डिनाइल। दूसरा है एंगर। इनका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दाबदा पूरा मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग है। बी का मतलब यहां पे होता है बार्गेनिंग। क्या होता है? बार्गेनिंग। डिप्रेशन, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमने दाबदा बोला, दाबदा वर्ड 5 स्टेज जो होती है डाइंग पर्सन की उसको हमने दाबदा बोला। अब मान लो एक मरीज है अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे, मरीज जो है अपने दाबदा वाली कंडीशन में, और मरीज जो है बीमारी के अपने पीक लेवल पे है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई HIV का मरीज है, एड्स का मरीज है। और जब इस तरह के लेवल पे मरीज होता है तो उस मरीज को जब हम कोई बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं तो मरीज का एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि वो सडनली मना करता है उस चीज के लिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डिनाइल, एकदम साफ सुथरा मना कर देना, प्लेन ऑर्डिनरी रिफ्यूज कि जो बातें हो रही है ये बात नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल, यह डिनाइल। फिर होता है एंगर। एंगर क्या होता है कि मरीज जो है उसको गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, मैंने तो किसी का आज तक कुछ किया ही नहीं है, मैंने किसी को कोई बुरा ही नहीं बोला। इसको बोलते हैं एंगर। उसको गुस्सा आना, गुस्सा वो भगवान को लेके करता है, ये हमारा पड़ोसी बहुत खराब है, इसकी टांग क्यों नहीं टूटी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसको बोलते हैं एंगर। बार्गेनिंग, फिर ये बार्गेनिंग करता है भगवान के साथ में कि भगवान तुम्हारे में जो है वहां पे फलाने हाँ तुम्हारे फलानी जगह पे जाके और मैं इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे वो वहां पे कांड करता है। इसको हम बोलते हैं बार्गेनिंग करना। और बार्गेनिंग हमेशा किसके साथ में रहती है? गॉड के साथ में, भगवान के साथ में। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलान कर दूंगा, ढिकान कर दूंगा, एक बार मेरे को ठीक कर दो, इसको बोलते हैं बार्गेनिंग करना। और फिर वो चला जाता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में मतलब ऐसा कुछ करने से वो ठीक तो होगा नहीं, जब वो ठीक नहीं होगा तो आप क्या, वो मरीज क्या हो जाएगा? होपलेस हो जाएगा, होपलेस। मरीज थोड़ा वर्थलेस हो जाता है, वर्थलेस। मरीज थोड़ा हेल्पलेस हो जाता है, हेल्पलेस।
मतलब उसमें होप नहीं रहेगी, उसमें वर्थ नहीं रहेगा, उसमें कोई हेल्प नहीं रहेगी। मतलब मरीज पूरी तरीके से शट डाउन हो जाएगा। होपलेस हो गया, वर्थलेस हो गया, हेल्पलेस हो गया। जब मरीज होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस हो जाता है, इसको हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और लास्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब मरीज एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई अब उसके कुछ ठीक तो होगा नहीं, लेकिन वो उसके साथ ही जिएंगे और क्या, प्रॉब्लम हुई है तो हुई है, तो वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेता है। इसको बोलता है एक्सेप्टेंस। ये स्टेज है, तो आपको इसी स्टेज में जवाब देना है। डिनाइल सबसे पहले आता है, डिनाइल के बाद में एंगर आता है, फिर बार्गेनिंग आती है, फिर डिप्रेशन और फिर एक्सेप्टेंस। तो ऑप्शन डी जो है वो जेन्युइन ऑप्शन है। यहाँ सभी बातें लिखी हुई है, डिनाइल लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है, बार्गेनिंग लिखी हुई है, डिप्रेशन लिखा हुआ है और एक्सेप्टेंस लिखा। तो डिनाइल है, एंगर है, बार्गेनिंग है, डिप्रेशन है, एक्सेप्टेंस है। इसी को हम दाबदा कहते हैं। और दाबदा जो है वो स्टेज कुबलर रॉस ने सबसे पहले दी। और ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेज है जो यहाँ पे देखने को मिलती है। डी करेक्ट आंसर है, बाकी सभी बातें गलत है। आई होप आपके दिमाग में बात क्लियर हुई। आसान थी, इजी है। दाबदा को कैसे लिखते हैं, दाबदा का क्या मीनिंग होता है, किन्होंने ये दिया था, और डाइंग पर्सन में ये एक्सेप्टेंस कैसे होती है। क्विकनिंग 16 वीक पे होती है, क्विकनिंग 16 पे होती है लाले, लेकिन क्विकनिंग का एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो अर्लीस्ट टाइम पीरियड 18 से 20 वीक होता है। तो जब 16 और 18 ऑप्शन में है तो 16 कभी भी सही जवाब नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं है। क्विकनिंग जो होती है 16 और 18 दोनों वीक पे होती है, तो 16 और 18 ऑप्शन में है तो जवाब 18 है, इस बात का ध्यान रखना। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 16 और 18 में जवाब 18 रहेगा। कोई भी चीज 16 पे हो ना हो, 18 पे तो जरूर होगा वो, है ना। तो प्राइमरी और जो प्राइमरी पैरा होती है, नल्ली, नल्ली कब प्रेग्नेंट होती है लाले, नल्ली का मतलब है जो कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं उसको बोलते हैं नल्ली, है कि नहीं है। प्राइमरी पैरा वो फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट होती है उसको प्राइमरी पैरा कहते हैं। और इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बातें जो बोली जा रही है एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत है इस बार। लेकिन अगर आप याद नहीं रखेंगे तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना, प्राइमरी पैरा में हमेशा क्विकनिंग 18 वीक पे होती है। ठीक है, मल्टी पैरा लेडी है, थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी पैरा में हमेशा 18 वीक आंसर होगा, है ना। तुम 16 से 18 करोगे तो भी 18 आंसर जाएगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम पीरियड जो रहेगा क्विकनिंग का वो आपका कितना रहेगा, 18 वीक, ना कि 16 वीक। अगला प्रश्न, अरे भाई मल्टी प्राइमरी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो एक सवाल भी सही नहीं होगा। ये भी इतने इजी सवाल एग्जाम में गलत करके आओगे, कहानी बहुत गंभीर हो जाएगी, फिर बता रहे हम। हाँ, तो आपको बड़े उत्साह के साथ में चीजों को क्लैरिफाई करके पढ़ना है। अपने दिमाग को इतना हैंग और इतना कंफ्यूज करके नहीं रखना है। अगरबत्ती लगाओ, प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, और पूरे उत्साह के साथ में, पूरे जोश जुनून और पागलपन के साथ में अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए चीजों को पढ़ते जाओ, सही करते रहो, सीखते जाओ, सिखाते जाओ, समझते जाओ, हंसते जाओ, मुस्कुराते जाओ, अगले सवाल का जवाब भी देते जाओ। विच गैस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर। भोपाल गैस डिजास्टर में कौन सी गैस जिम्मेदार है। भोपाल गैस डिजास्टर में एथिलीन, मस्टर्ड गैस, मेथाइल आइसोसाइनेट और मैग्नीशियम आइसोसाइनेट। भोपाल गैस डिजास्टर में कौन सी गैस जो है इस कांड का हिस्सा बनी, कौन सी गैस है जो इस डिजास्टर में कांड का हिस्सा बनी, ऐसा हमने यहां पे बताया। जो आप सभी को लिखना है, आपको पता होता है ना भोपाल गैस कांड के बारे में। हाँ पता है सर, तो फिर जवाब लिख दीजिएगा सभी लोग। भोपाल गैस कांड जो 1983 के आसपास हुआ था, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये जो भोपाल गैस कांड है, इसके अंदर जो गैस थी उसका नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस है, मेथाइल आइसोसाइनेट। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एथिलीन नहीं है, मस्टर्ड गैस नहीं है, मैग्नीशियम आइसोसाइनेट नहीं है, हमने इसको जवाब दिया मेथाइल आइसोसाइनेट। मैस्वेन साइन इज फाउंड इन विच डिजीज, हाइड्रोसिप्लस, मेनिंजाइटिस, अपेंडिसाइटिस और सेरेब्रल पाल्सी। अच्छा सवाल है, दिमाग को खोल के रखने वाला सवाल है। यह आपका ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, और इस ब्रेन के अंदर पाए जाता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जो है ब्रेन में,
उनके अंदर भरा हुआ है CSF, और वेंट्रिकल में जब CSF भर जाता है CSF इन वेंट्रिकल्स, और ये जो वेंट्रिकल में ये CSF क्या हो जाता है, एक्सेस। एक्सेस CSF जो है वो किस में आ जाता है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में जो CSF ज्यादा होता है तो हेड का साइज एनलार्ज हो जाता है, लार्ज हेड क्या हो जाता है, लार्ज हेड हो जाता है, लार्ज हेड, हेड का साइज लार्ज, इसको बोलते हैं मैक्रोसिपेली, मैक्रोसिपेली, लार्ज साइज का हेड हो जाता है, इसको बोलते हैं मैक्रोसिपेली। मैक्रोसिपेली के अलावा और क्या सिम्टम आते हैं, तो विजिबल होती है स्काल्प वेन, विजिबल होती है स्काल्प वेन, बल्जिंग होते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, अभी किसी रसगुल्ले ने पूछा था कि जरिए CSF क्या होता है, तो CSF जो है फ्लूइड है, जब ब्लड जाके ब्रेन में छनता है तो CSF बनता है, और CSF ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड है, और CSF बनने के बाद में वहां से ड्रेन होता है, लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड में आता है, थर्ड से फोर्थ में आता है, और फोर्थ से सब एक्नोड स्पेस में आता है। और ये CSF बनता कहाँ है, लैटरल वेंट्रिकल में, कहाँ आता है, ब्रेन के चारों तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, सब एक्नोड स्पेस के द्वारा यहाँ पे प्रोटेक्ट और कवर। तो ये जो कहानी रहती है यहाँ पे CSF जो है ऐसा, तो ये जो होती है CSF का फ्लो रहता है सब एक्नोड स्पेस में, CSF बना लैटरल वेंट्रिकल में, थर्ड में आया, फोर्थ में आया, सब एक्नोड स्पेस में आया, और वहां पे CSF कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है सब एक्नोड स्पेस के अंदर। नाउ CSF जो है उसको ब्लड प्रोडक्ट के छन्ने से बना, ऐसा कुछ हो जाए कि CSF यहाँ पे बने, लेकिन बनने के बाद में वो ड्रेन ना और सब एक्नोड स्पेस में आए ही ना, तो वो कहाँ रहेगा, CSF जो आपका ड्रेन नहीं हुआ यही बना तो यही इकट्ठा होता रहेगा, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो गया, लार्ज हेड हो गया, है ना, CSF भर गया वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल में जब CSF बहुत ज़्यादा भर जाता है तो आपका जो हेड है वो साइज लार्ज हो गया, विजिबल स्काल्प वेन हो गई, और बल्जिंग फॉन्टल हो गई। ये जो CSF बनता है इसके बनने की स्पीड, और बनता कहाँ है, तो इसको बनाने वाला तो है कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस, और इसके बनने की स्पीड हमने बता दी आपको 0.5 ml पर मिनट, 720 ml पर आवर। .5 ml पर मिनट, 720 ml पर डे, 720 ml पर डे कर दो इसको, है ना, पर डे बोल दो या 24 आवर बोल दो, बात तो एक ही है, 720 ml। और पर ओवर की हम बात करें तो है ना, पर ओवर की बात करते हो 30 ml। एक हो गया आपका कोरोइड प्लेक्सस, एक हो गया आपका ये CSF के बनने का स्पीड। बनने के बाद में ये ड्रेन होता है, ड्रेन कहाँ जाता है, सब एक्नोड स्पेस में। और ये जो सब एक्नोड स्पेस है ना, ड्रेन होके आता है, वहां पे पाया जाता है एरेक्नोइड विलाई, आया कितना CSF ड्रेन होके, कितना 720 ml। अब इसमें से एब्जॉर्ब कितना होगा, रीएब्जॉर्ब, कितना होगा रीएब्जॉर्ब प्यारे दोस्तों, 600 ml। तो पीछे कितना बचा, 720 माइनस 600, 120 ml कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सब एक्नोड स्पेस में। ये बात हमने बताई। कोरोइड प्लेक्सस इज द साइट वेयर CSF इज प्रोड्यूस आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ CSF। CSF वहां से ड्रेन होता है, ड्रेन होके CSF आता है सब एक्नोड स्पेस में। बनने की स्पीड की हमने बात की और ड्रेनेज की थी, उस रसगुल्ले के लिए था जिसको CSF के बारे में जानना था।
तो बनता कहाँ है, ड्रेन कौन करता है, कहाँ आता है और कहाँ रहता है। अब अगर ये ड्रेनेज फेल हो जाए, बनने ज़्यादा लग जाए, एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाए, तो कंडीशन कहलाती है हाइड्रोसिफलस। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बीमारी है हाइड्रोसिफलस। और हाइड्रोसिफलस के अंदर हमने बोला कि CSF इकट्ठा हो जाता है वेंट्रिकल्स में। इस हाइड्रोसिफलस का एक साइन है कि लार्ज हेड हो जाता है, विजिबल स्काल वेन है, बल्जिंग फाउंटेन है। इस हाइड्रोसिफलस की वजह से और कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो बच्चे में अपेयर होने वाली होती है, हाइड्रोसिफलस की वजह से और कोई प्रॉब्लम जो होती है, उसके अंदर हमने आपको बताया कि ड्यू टू द हाइड्रोसिफलस ड्यू टू द हाइड्रोसिफलस द क्लाइंट हैव मैस्वेन साइन। आपका आप कहोगे सर मैस्वेन साइन क्या होता है? मैस्वेन साइन का मतलब होता है क्रैक पोट साउंड, फूटे हुए घड़े जैसा आवाज आना, इसको मैस्वेन साइन कहते हैं। एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट सिम्टम है हाइड्रोसिफलस के अंदर ही, है ना, मैस्वेन साइन, क्रैक पोट साउंड वहां पे देखने को मिलता है। हम एक सनसेट आई साइन देखते हैं, सनसेट आई साइन। दो साइन होता है। अब सर सनसेट आई साइन कैसा होता है? बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। ये आपकी आंख है, ये आंख है, आप देखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है। ये बन गया ये पिक्चर। अब इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि मरीज का जो वाइट स्क्लेरा है ऊपर से विजुअलाइज हो रहा है और उसका प्यूपिल डाउनवर्ड चला गया है, इसको बोलते हैं सनसेट आई साइन। तो एक है मैस्वेन साइन, एक है सनसेट आई साइन, और ये किस में देखने को मिलता है? सनसेट आई साइन, हाइड्रोसिफलस के अंदर, है ना। मैस्वेन साइन किसका? हाइड्रोसिफलस का है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। मेनिंजाइटिस एक वर्ड है, अपेंडिसाइटिस एक है, सेरेब्रल पाल्सी एक है। मेनिंजाइटिस जो होती है इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, या ब्रेन की कवरिंग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन सेल और टिश्यू, उसका इन्फ्लामेशन होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। यस नहीं, इसको बोलते हैं एनकेफेलाइटिस। सभी रसगुल्ले इस बात से ध्यान रहे कि इसको एनकेफेलाइटिस बोलते हैं, इसको मेनिंजाइटिस नहीं बोलते हैं। तो सर तो ब्रेन की पैरेन्काइमा होती है कवरिंग, अगर आप ब्रेन के सेल और टिश्यू का इन्फ्लामेशन होगा तो उसको एनकेफेलाइटिस कहेंगे। एनकेफेलाइटिस ज्यादातर वायरल होती है, मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल होती है। तो मेनिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन होता है ब्रेन की कवरिंग का, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन कवरिंग, ब्रेन की कवरिंग का इन्फ्लामेशन। अब ब्रेन की कवरिंग कौन है? मेनिंजेज है, मेनिंजेज का इन्फ्लामेशन, स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग का इन्फ्लामेशन। अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। सेरेब्रल पाल्सी कौन से क्रेनियल नर्व की बीमारी है बताइएगा जरा। सेरेब्रल पाल्सी कौन सी क्रेनियल नर्व की बीमारी है? हाँ, ड्यूरामेटर, एरेक्नोमेटर और पायामेटर, ये तीन मेनिंजेज होती है। ड्यूरामेटर, एरेक्नोमेटर और पायामेटर तीनों ही मेनिंजेज है, बात बिल्कुल सही है। सेरेब्रल पाल्सी कौन सी क्रेनियल नर्व की बीमारी है? एसिटाजोलामाइड हाइड्रोसिफलस की ड्रग ऑफ चॉइस है। अब सभी रसगुल्ले लिखेंगे सेवंथ क्रेनियल नर्व, सभी लिखेंगे, नाज ने लिखा है और भी बहुत सारे लोग लिखेंगे सेवंथ क्रेनियल नर्व। ये देखो ये देखो ये देखो, बाढ़ आ गई है आंसर की। अरे मेरे लालो, सेरेब्रल पाल्सी क्रेनियल नर्व की बीमारी नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी इज नॉट द डिजीज ऑफ क्रेनियल नर्व। तो सर सेरेब्रल पाल्सी जो होती है ना, सेरेब्रल पाल्सी, व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी? सेरेब्रल पाल्सी जो है उसका क्या काम है, मतलब सॉरी कैसे होती है? तो सेरेब्रल पाल्सी होती है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक इंसल्ट टू द इमेच्योर ब्रेन। हाइपोक्सिक इंसल्ट टू द इमेच्योर ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। हाइपोक्सिक इंसल्ट टू द इमेच्योर ब्रेन, इसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। और ये जो हाइपोक्सिक इंसल्ट होती है इमेच्योर ब्रेन की,
उसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। स्पास्टिक पैरालिसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस का मतलब होता है हाइपरटोनिक और हाइपर रिफ्लेक्सिक मसल। हाइपरटोनिक हाइपर रिफ्लेक्सिक मसल, अगर मसल की टोन ज्यादा है, रिफ्लेक्सेस ज्यादा है, उसको बोलते हैं स्पास्टिसिटी। मोस्ट कॉमन सेरेब्रल पाल्सी, मोस्ट कॉमन अकरेंस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी जो होती है वो कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन सेरेब्रल पाल्सी जो होती है, मोस्ट कॉमन वो स्पास्टिक ही होती है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। और इस स्पास्टिक लगभग 60-70%, 80% यही होती है। और इस स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के अंदर याद रखना लगभग सभी मसल में हाइपरटोनिक और हाइपर रिफ्लेक्सिक कंडीशन हो जाती है। तो मैंने बोला यहाँ पे हाइपोक्सिक इंसल्ट होती है इमेच्योर ब्रेन की, उसको हम सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। अगला, तो यहाँ पे जवाब आपका सेरेब्रल पाल्सी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, हेलोपेरिडोल, सॉरी हाइड्रोसिफलस। तो यहाँ पे ये तीनों ही गलत है, हाइड्रोसिफलस करेक्ट आंसर है। मैस्वेन साइन के बारे में पूछा, सेरेब्रल पाल्सी अलग बीमारी है, मैंने बता दिया आपको, स्पास्टिक इज द मोस्ट कॉमन टाइप, और इसके अंदर हाइपोक्सिक इंसल्ट होती है इमेच्योर ब्रेन की। सीएसएफ के बनने के प्रोसेस के बारे में बता दिया। अच्छा, सेरेब्रल पाल्सी का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है बताइएगा। पहली बार यूपीपीएससी पे हल्ला बोल, नहीं इसको ऐसे बोलते हैं बच्चे, इस बार यूपीपीएससी पार, ऐसे बोलते हैं, इस बार यूपीपीएससी पार। समझ में आई लालो? अब पता चला सेरेब्रल पाल्सी क्रेनियल नर्व की बीमारी नहीं है। और जिन लोगों ने क्रेनियल नर्व की बीमारी बोली है उनको एक बहुत ही तगड़े स्टाइल के अंदर अगरबत्ती लगा देनी है। प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। आंकड़ा बिल्कुल नया चाहिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस बार नए आंकड़े के साथ में हम करने वाले एक बेहतरीन संकल्प शक्ति के साथ में तैयारी। और सबसे जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, डायूरेटिक शुड बी गिवन यूजुअली एट विच टाइम। डायूरेटिक क्या होता है, एंटी डायूरेटिक क्या होता है, दो अलग अलग बातें हैं। डायूरेटिक क्या होता है, डायूरेटिक क्या होता है, जो यूरिन आउटपुट को डबल कर दे, नाम ही डाई है। डाई वर्ड का मतलब है जो यूरिन आउटपुट को क्या कर दे, डबल। तो डबल द यूरिन आउटपुट, डबल द यूरिन आउटपुट, जो यूरिन आउटपुट को डबल कर दे सर, उसको डायूरेटिक कहते हैं। सर मेरे बता सकते हो कौन कौन से डायूरेटिक होते हैं? तो देखिए लाले, फ्रुसेमाइड डायूरेटिक है, ध्यान रखना। टॉर्सेमाइड डायूरेटिक है, दोनों ही कैसे डायूरेटिक है, दोनों ही लूप डायूरेटिक है। कैसे डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक है। लूप ऑफ हेनले पे जो काम करे और डायूरेसिस करा दे उनको बोलते हैं लूप डायूरेसिस। ये लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं, इनको लूप डायूरेटिक कहते हैं। सर इसके अलावा स्पाइरोलैक्टोन, स्पाइरोलैक्टोन, एल्डेक्टोन, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम स्पेरिंग। वह आपका लूप डायूरेटिक है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। डायूरेटिक जब भी देता है यूरिन आउटपुट को ये बढ़ाते हैं, तो मरीज को हमेशा ये मॉर्निंग के अंदर देना होता है, ताकि मरीज रात भर परेशान ना हो। जैसे आपने डायूरेटिक रात को दे दिया तो पूरी रात मरीज परेशान होएगा। तो इट शुड बी गिवन इन अर्ली मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो डायूरेटिक हम देते हैं अर्ली मॉर्निंग, ये डायूरेटिक लूप ऑफ हेनले पे काम करती है, और लूप ऑफ हेनले पे काम करके डायूरेसिस का काम कराती है। तो इट शुड बी गिवन अर्ली मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट, नॉट नून, नॉट इवनिंग, नॉट इन नाइट। डायूरेटिक का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। दो बातें याद रखना, डायूरेसिस कैन कॉज डिहाइड्रेशन और डायूरेसिस कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। दो बातें ये कर सकती है। डायूरेटिक जब भी आप किसी मरीज को देते हो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकती है। समझ में आ रही है कहानी? मैनिटोल भी डायूरेटिक है। ऐसे तो डायूरेटिक का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो हम इस तरीके से करते हैं। देखो, पहला डायूरेटिक है लूप, दूसरा डायूरेटिक है पोटेशियम स्पेरिंग, तीसरा डायूरेटिक होता है थायाजाइड, चौथा डायूरेटिक होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। जब मैं लूप डायूरेटिक की बात करूं, एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले, जैसे फ्रुसेमाइड और टॉर्सेमाइड, ये लूप डायूरेटिक है। फ्रुसेमाइड
एक हमने बताया यहाँ पे टॉर्सेमाइड, ठीक है। एक होता है पोटेशियम स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन जिसको एल्डेक्टोन कहते हैं। थायाजाइड डायबिटिक आपका हाइड्रोक्लोर थायाजाइड, हाइड्रोक्लोर थायाजाइड। ऑस्मोटिक डायबिटिक मैनिटोल, ऑस्मोटिक डायबिटिक, थायाजाइड डायबिटिक। और लास्ट है एक डायबिटिक हम नाम दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। और डायबिटिक का नाम क्या है? एसिटाजोलामाइड। मैंने क्या बताया? मैंने यहाँ पे कैटेगरी बनाई। किसकी कैटेगरी बनाई? डायबिटिक की। कौन कौन सी कैटेगरी बनाई? मैंने 4 कैटेगरी बना दी प्यारे दोस्तों, 5 कैटेगरी। पहला लूप डायबिटिक, फ्रुसेमाइड, टॉर्सेमाइड, पोटेशियम स्प्रिंग डायबिटिक, स्पाइनोलैक्टोन, थायाजाइड डायबिटिक, हाइड्रोक्लोर थायाजाइड, ऑस्मोटिक डायबिटिक मैनिटोल, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड। अब पर्टिकुलर डायबिटिक पर्टिकुलर बीमारी में इंडिकेटेड है। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सी डायबिटिक कहाँ पे देंगे? अगरबत्ती लगा के बिल्कुल नए आंकड़े और नए जोश के साथ में सभी बच्चे जवाब लिखेंगे, सारे बच्चे जवाब लिखेंगे अगरबत्ती लगा के। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? फ्रुसेमाइड कहाँ पे इंडिकेटेड है? क्रॉनिक रीनल फेलियर में। फ्रुसेमाइड कहाँ पे इंडिकेटेड है? क्रॉनिक रीनल फेलियर में। स्पाइनोलैक्टोन कहाँ पे इंडिकेटेड है? स्पाइनोलैक्टोन लीवर फेलियर में, लीवर डिजीज में, लीवर डिजीज में। हाइड्रोक्लोर थायाजाइड जो है वो भी देते हैं रीनल फेलियर के मरीज में। और मैनिटोल देते हैं सेरिब्रल एडिमा में, सेरिब्रल एडिमा के अंदर, सेरिब्रल एडिमा के अंदर। और ये जो एसिटाजोलामाइड है जिसको हम कार्बोनिक, ये देते हैं हाइड्रोसिपलस में, हाइड्रोसिपलस में। कहने का मतलब है अलग अलग जगह पे अलग अलग डायबिटिक इंडिकेटेड रहती है। हर डायबिटिक का अपना एक कारण है, उसके लिए बनी हुई है और अपने तरीके से एक्ट करती है। अगला प्रश्न आपकी स्किन पे लग चुका है, वो कोई किसने कहा कि लग चुकी है तलब मंजिल की? सुनिएगा प्यारे दोस्तों, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो देख लेंगे पूरे उत्साह के साथ में, जुड़िएगा और अपने आप को सफल बनाइएगा। अगले प्रश्न के साथ में, एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला है मिनिमम हाइट ऑफ रूफ शुड बी 10 फीट, there should be at least 2 window in a room, window should be at 3 feet in the wall of the room, every room should have 2 6 feet height door। हाउसिंग स्टैंडर्ड में कौन सी बात सत्य नहीं है? तो याद रखना, मिनिमम हाइट रूफ की जो है वो 10 फीट होनी चाहिए, बात सही है। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 विंडो इन ए रूम, एक रूम में 2 विंडो होना चाहिए, बात सही है। विंडो शुड बी एट 3 फीट इन द वॉल ऑफ द रूम, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि हर रूम के अंदर एवरी रूम शुड हैव 2 6 फीट हाइट डोर, ये गड़बड़ है। हर रूम में 2 6 फीट हाइट के डोर होंगे, ये बात सही नहीं है। बाकी सभी बातें सही है। मिनिमम हाइट रूम की जो है वो 10 फीट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 विंडो होना चाहिए रूम में, विंडो शुड बी एट 3 फीट इन द वॉल ऑफ द रूम, ये सब बातें सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे काम का नहीं है, 2 6 फीट हाइट ऑफ द डोर, ये जवाब नहीं बनेगा। समझ में आई प्यारे दोस्तों? कहानी क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एल्जीमर डिजीज इज, एल्जीमर बीमारी का मेन क्लिनिकल साइन क्या रहेगा? डी ओके है सर, ओके। अब आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। रवि छेजरा, बहुत बढ़िया, जवाब सभी को लिखना है। क्या बात, क्या बात। नोट देखा नहीं, हाँ यही तो बात है, ये नोट एग्जाम में दिखते नहीं है, प्रॉब्लम यही आती है हमारी, नोट एग्जाम में दिखते नहीं है। नोट तो तनख्वाह आएगी तब दिखेंगे, एग्जाम में नहीं दिखेंगे। हाँ, मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है एल्जीमर बीमारी का? चलिए बताइए भाई, एल्जीमर बीमारी के बारे में क्या जानते हो आप? अर्ली मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस, अर्ली एंड रिसेंट मेमोरी लॉस, या पूरा आदमी डापा चूक हो जाता, होल मेमोरी लॉस?
कुछ को लग रहा है अर्ली मेमोरी लॉस है, कुछ को लग रहा है लेट मेमोरी लॉस है। रिसेंट और अर्ली, रिसेंट मेमोरी लॉस और अर्ली मेमोरी लॉस है ना। एक होता है रिमोट, रिमोट या लेट मेमोरी लॉस। तो रिमोट का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, या तो रिसेंट का जिक्र है या अर्ली मेमोरी लॉस का जिक्र है। अर्ली और रिसेंट मेमोरी लॉस दोनों एक ही होती है, तो दोनों को साथ में ले लो ना भाई। अर्ली और रिसेंट मेमोरी लॉस तो एक ही बात है, और दोनों एक ही बात है, तो अल्जीमर बीमारी में अर्ली एंड रिसेंट मेमोरी का लॉस हो जाता है। सी करेक्ट आंसर है। होल मेमोरी लॉस यहाँ पे जवाब नहीं है, और दोनों अलग अलग नहीं कह सकते हम, क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है, अर्ली और रिसेंट मेमोरी लॉस। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट डायलेटेशन ड्यूरिंग लेबर? लेबर स्टेज, लेबर की कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज। सर्वाइकल डायलेटेशन, बेबी की डिलीवरी वाली स्टेज, प्लासेंटा डिलीवरी वाली स्टेज और प्यूपेरियम वाला फेज। 4 स्टेज होता है। आपने देखा होगा लेबर के फेज में सर्वाइकल डायलेटेशन वाला फेज होता है। वो कितना सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो है वो सर्विक्स जो है वो क्या रहता है? डायलेटेड रहता है 10 सेंटीमीटर। तब स्टेज 1 खत्म होता है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम ट्रू लेबर पेन। स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से, एंड विद 10 सेंटीमीटर डायलेटेड सर्विक्स। 10 सेंटीमीटर डायलेटेड सर्विक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी डिलीवर होता है, बेबी डिलीवर। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, थर्ड स्टेज में प्लासेंटा डिलीवर होता है, प्लासेंटा डिलीवर होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। थर्ड स्टेज में प्लासेंटा डिलीवरी होती है, सेकेंड स्टेज में बेबी। और ये हमने बता दिया लेबर का पहला स्टेज 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन वाला स्टेज। अगला प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आर। जो अच्छी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें क्या गुण होता है? एक्यूरेसी, कंसाइसनेस, थ्रू आउटनेस और ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है? रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग को ध्यान में रखो। कोई भी काम हम करते हैं ना, कोई भी एक्शन लेते हैं, उसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट जरूर करते हैं, है ना। डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, हायर अथॉरिटी को बताना होता है। तो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग एक तो एक्यूरेसी का ध्यान रखती है, एक चीज़ों को कंसाइसनेस करती है, और ये थ्रू आउट रहती है ना, थ्रूनेस रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही गलत है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दिस इज अबाउट द एक्यूरेसी, दिस इज अबाउट द कंसाइसनेस। समझ में आया प्यारे दोस्तों? आसान सवाल दिया हमने, है ना। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग जो है इसके बारे में क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, अच्छा सवाल है, समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रिंसिपल पूछा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एक्सेप्ट वन। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य है, कुछ स्टेटमेंट नहीं है। पहला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन सिंपल डायरेक्शन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन कोड। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2। यहाँ पे हमने बताया कि मरीज जो है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, याद रखना। मैं अगर प्रिंसिपल की बात करूं, आपको अगर सर क्या मतलब हुआ, मैं तो समझ नहीं आया, तो आप समझ लीजिएगा। बहुत ही मजेदार बात बताने वाला हूं। एक है आपका ग्रोथ और एक है आपका डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होता है एनाटॉमिकल चेंजेज होते हैं। कौन से चेंजेज होते हैं? एनाटॉमिकल। डेवलपमेंट जो होता है
फिजियोलॉजिकल चेंजेज होता है, फंक्शनल चेंजेज होता है, इसको फिजियोलॉजिकल चेंजेज कहते हैं। ग्रोथ जो एनाटॉमिकल चेंजेज होते हैं वो एक मेजरेबल फिनोमिना है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड, इसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल, मेजरेबल है। और क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मतलब हम इसको नंबर के अंदर काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंजेज है ह्यूमन बॉडी का। क्वांटिटेटिव चेंजेज का मतलब होता है कि हम यहाँ पे नंबर में इसको मेजर करते हैं। डेवलपमेंट में माइलिनेशन होता है, माइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, है कि नहीं, डेवलपमेंट। और इसके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेज होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव चेंजेज जो होती है इसमें क्या बढ़ता है, स्किल बढ़ते हैं, कैपेसिटी बढ़ते हैं। स्किल बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। और इसका पता हमें कैसे चलता है, रिफ्लेक्सेस का जाना, माइलस्टोन का आना, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इसको मेजर करते हैं, मेजरेबल फिनोमिना है। सेल डिवीजन से होती है ग्रोथ, सेल डिवीजन से। और सेल के अंदर इंक्रीज हो जाता है इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस। अब हमारे कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे ये सर हमने तो सुना नहीं है, ये क्या बातें हो रही है, हमारे थोड़ी पल्ले कम पड़ी। मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है लाइफ के। हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमारी वृद्धि होती है, हमारा विकास होता है। ये जो ग्रोथ होता है इसको बोलते हैं वृद्धि होना, वृद्धि। और ये जो डेवलपमेंट होता है इसको बोलते हैं विकास का होना। तो पैदा होने के बाद में कॉन्स्टेंटली हर दिन हम हमारी वृद्धि करते हैं, हर दिन हम हमारा विकास करते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ, वृद्धि और विकास से संबंधित कहानी रहती है। एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज है। यहाँ पे माइलिनेशन होता है न्यूरॉन का, है कि नहीं, यहाँ पे भी माइलिनेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव चेंजेस डेवलपमेंट की कहानी रहती है। सेल डिवीजन और इंटरसेप्शन बढ़ने से ग्रोथ होती है, और कैपेसिटी और स्किल बढ़ने से, रिफ्लेक्सेस कम होने और माइलस्टोन के ज़्यादा होने से डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे रहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कितने होते हैं आपको पता है क्या? एनीवन हैव आइडिया हाउ मेनी प्रिंसिपल आर देयर एंड कौन कौन से होते हैं? बताओ जल्दी बताओ, स्पीड के साथ में। और जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है पूरे जोश के साथ में लगा दीजिएगा, क्योंकि सेशन कुछ अलग है, ये सेशन खास है। ये सेशन आपको एग्जाम में सफलता के शिखर तक ले जाने वाला है। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। हमने बोला आपका आंकड़ा ही हमारी एनर्जी है। तो हमारी एनर्जी कब बनेगी? जब हमारे पास में एक साफ सुथरा और जबरदस्त आंकड़ा होगा। पांच प्रिंसिपल होते हैं, बात बिल्कुल पते की बोली है। चार नहीं होते लाले, पांच होते, ये बात सही है। सिपेलोक्वाडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, दो आंसर तो आ भी गए यहाँ पे, दो आंसर तो आ भी गए हैं। सिपेलोक्वाडल, सिपेलोक्वाडल। दूसरा हो गया प्रोक्सिमोडिस्टल, तीसरा हो गया यूनिक, यूनिक। सिपेलोक्वाडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, यूनिक, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट है, मास टू स्पेसिफिक। मास टू स्पेसिफिक। यहाँ पे सिपेलोक्वाडल है, प्रोक्सिमोडिस्टल है, यूनिक है, कंटिन्यूअस है, मास टू स्पेसिफिक। आप कहोगे सर इनका क्या मतलब है? आप में से कोई बता सकता है इनका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग? जैसे सिपेलोक्वाडल है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा हेड टू टो होती है। हेड टू टो का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो एक बच्चा है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले इस एरिया में होगी, हेड और इस एरिया में, और फिर उसका ग्रोथ प्रोसीड करेगा और ये टोज की तरफ जाएगा।
तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा हेड टू टो होता है, ये ध्यान रखना। पहले नेक होल्डिंग आएगी, फिर हेड होल्डिंग, लेग होल्डिंग आएगी। तो पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेक का हुआ, फिर लेग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ये पैटर्न है सिपोलोक्वाडल। प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है नियर टू फार, पास की चीजों से दूर भागना, है ना। नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा सेंटर से पेरिफ्री में होता है, बीच की चीजों का जल्दी होता है, पेरिफ्री का बाद में होता है। तो मैं पिंसर ग्रास्प सीखता हूँ 9 मंथ पे, जबकि मेरी ग्रास्पिंग जो दोनों हाथों वाली ग्रास्पिंग वो कब आ जाती है, 4 महीने पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है यूनिक प्रोसेस है। यूनिक प्रोसेस का मतलब होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर किसी का अपना अपना होता है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। पूरी जिंदगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं होता ही रहता है। और मास टू स्पेसिफिक, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मास चीजों को, बहुत ही ज्यादा नंबर को एक छोटा नंबर और स्पेसिफिक बनाने वाला है। यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, सिपोलोक्वाडल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, यूनिक, कंटिन्यूस और मास टू स्पेसिफिक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको मास से स्पेसिफिक बनाता है। तो यहाँ पे सवाल ने पूछा कि एक मरीज है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, तो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड द सिपोलोक्वाडल, ये बात सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन पैरोक्सिमोडी, देखो दो अलग अलग बातें, प्रॉक्सिमो डिस्टल तो सही है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, सिपोलोक्वाडल, दोनों बातें सही है। तो इसलिए मेरा आंसर क्या था कि बोथ ए एंड बी। मैंने पांचों प्रिंसिपल आपको बता दिए, और आई होप अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, ए और बी दो तरीके के ऑप्शन है, जो आप सभी को लिखना है, जो आप अपना अपना लिखना है। And inadequate light, lack of concentration and irritability, excessive sound, Raynaud's disease, excessive Meniere's nystagmus, high pressure under water, Sessions disease। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सोच के जवाब लिखिएगा प्यारे दोस्तों, मजा आएगा। सोच के जवाब लिखिएगा, मजा आएगा। हमने यहाँ पे आपको पूछा इनएडिक्वेट लाइट, सबसे पहले ये देखो, इनएडिक्वेट लाइट, लाइट की इनएडिक्वेसी आपको क्या बीमार प्रॉब्लम कराता है इन चार में से। फिर है एक्सेसिव साउंड, क्या प्रॉब्लम कराएगा, एक्सेसिव साउंड है, एक्सेसिव साउंड। फिर है एक्सेसिव आपका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ऐसे लिख दो, और हाई प्रेशर अंडर वाटर। अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने रसगुल्ले सही जवाब देते हैं। बीरूपाल, सिका, तरुण, श्रुति, स्वर्णिमा, मनीष, विजया। बी आंसर कई रसगुल्लों ने लिखा है, कुछ ने ए आंसर लिखा है, कुछ सी आंसर लिख रहे हैं। देखो जवाब सभी को लिखना है भाई, अपना अपना जवाब लिखना है। पड़ोसी के चक्कर में मत पड़ो, तभी मामला आपके चक्कर में, आपको अपना जवाब लिखना। एक्सेसिव साउंड मेनियर्स डिजीज होता है, हाँ मेनियर्स डिजीज नहीं। देखो लाइट इनएडिक्वेट होगी तो मरीज क्या होगा, इनएडिक्वेट लाइट होगी तो मरीज क्या होगा, निस्टगमस होगा। देखो लाइट सही नहीं होगी तो मरीज में निस्टगमस होगा। बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी तो मरीज कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, इरिटेबल रहेगा बहुत ज़्यादा आवाज़ होने पे। वे जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो मरीज में रिनॉट्स प्रॉब्लम होती है, और ये प्रेशर अंडर वाटर को हम कैसन्स डिजीज कहते हैं। तो 4 का 4 है, डी का 4, डी का 4 और डी का 4, और ए का सी है, ए का सी और ए का सी भाई साहब सेम सेम। बी का 1, बी का 1, यस, बी का 2 नहीं है, बी का 1 है। तो यहाँ पे
आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये यहाँ पे करेक्ट बोला गया है, बाकी सभी बातें गलत है। जिन बच्चों ने बी आंसर लिखा है उनका सत्य है, बी आंसर वाले बच्चे बिल्कुल सत्य है। ये कुछ सवाल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही जबरदस्त है, थोड़े अलग है, थोड़े हटके है। इसमें खंड ए खंड बी, लिस्ट ए लिस्ट बी, दो अलग अलग सिम्टम, एक बीमारी, बीमारी का सिम्टम, ये सब दिया जाता है। तो अगर कंप्लीट ज्ञान है, चीज़ों को मिलाना आता है तो मिलान सही करेंगे, नहीं तो मिलान में हो जाती है गड़बड़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज? नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज, मीजल्स, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और कोलेरा। क्या बात है, क्या सवाल पूछा है, छा जाओगे रसगुल्लो जवाब देके। वाटर बोर्न डिजीज पूछा, वाटर बोर्न डिजीज। पहला है कोलेरा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड और मीजल्स। नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। और अभी कुछ कई जनों ने नोट तो देखा ही नहीं होगा, अभी कहेंगे सर हमने नोट देखा ही नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं देखा, पर नोट को देखना पड़ेगा, अगरबत्ती लगानी पड़ेगी, आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए भाई। देखो हम एक उस पर जीते हैं, एक मतलब हमारा एक सेल्फनेस है कि हमें आंकड़ा बिल्कुल नया चाहिए, तब एनर्जी आती है। तो अगर आप माहौल बनाना चाहते हो, एनर्जी को बेजोड़ करना चाहते हो, क्लास में भौकाल लाना चाहते हो, तो लगा दो एक नया आंकड़ा। वो कहते हैं ना, लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। जो एग्जाम की खोपड़ी फोड़ के सीन ले सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। और आज हम मिलके अपने हाथों से रचेंगे अपने इतिहास। कहानी बनाई जाती है, कहानियां दोहराई नहीं जाती है। हम कहानी बनाने के लिए पैदा हुए हैं, दोहराने के लिए नहीं माय डियर फ्रेंड। मीजल्स बीमारी का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड में विडाल टेस्ट करते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। और टाइफाइड जो होता है वो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड फीवर कराता है। हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस कैसी बीमारी है? वायरल डिजीज है। अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ऐसे अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। कोलेरा राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल, विब्रियो कोलेरी इसका पॉजिटिव एजेंट है। कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट क्या है? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, राइस वाटर स्टूल इसको बोलते हैं। और टाइफाइड फीवर जो होता है साल्मोनेला टाइफी, इसमें पी सूप स्टूल होता है। कैसा होता है? पी सूप स्टूल। दोनों ही सवाल पूछे हुए, दोनों ही डायरियल डिजीज है। इसमें होता है पी सूप स्टूल, इसमें होता है राइस वाटर स्टूल। कोलेरा को एक और नाम देते हैं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के पिताजी कौन है? कोलेरा। कोलेरा को बोलते हैं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। समझ गए प्यारे दोस्तों? राइस वाटर स्टूल समझ गए, हेपेटाइटिस के टाइप समझ गए, ए बी सी डी ई। अच्छा, एक और सवाल बनता है, ये जो हेपेटाइटिस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, तो ए के साथ में कौन एसोसिएटेड है? जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, ई है ना। तो मैं अगर बात करूं आपके हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ए के साथ में एसोसिएटेड कौन है? तो ए इज ऑलवेज लिंक विद ई, ए ई, ए ई, ए ई, ए ई, ए ई। ए किसके साथ में? ई के साथ में। ये जो ए होता है ये ओरोफिकल रूट से होता है। ओरोफिकल रूट इसका रहता है, और यही ओरोफिकल रूट ई का रहता है। ओरोफिकल रूट। वैसे तो ई की ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इतनी इज्जत नहीं है इसकी मार्केट में, लेकिन इसकी मार्केट में इज्जत कब होती है? जब ये प्रेगनेंसी में होता है ना। इसको प्रेगनेंसी वाला हेपेटाइटिस कहते हैं। प्रेगनेंसी में कौन सा हेपेटाइटिस ज्यादा कॉमन है आपको पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? हेपेटाइटिस ई जो है वो प्रेगनेंसी में ज्यादा कॉमन है। ये दोनों ही ओरोफिकल रूट्स के होते हैं। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये सीरम हेपेटाइटिस है। आपको पूछा एग्जाम में, सीरम हेपेटाइटिस कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है इसको सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं।
और ये हेपेटाइटिस जो है वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, समझ लो बात को। तो सीरम हेपेटाइटिस है बी, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस है, और बी के साथ में एसोसिएटेड रहता है डी, डेल्टा हेपेटाइटिस। तो यहाँ पे ओरोफिकल रूट से ए और ई, ए के साथ में ई है, बी के साथ में डी है, सी पोस्ट ट्रांसफ्यूजन है, बी जो होता है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट और बॉडी सिक्रीशंस के थ्रू स्प्रेडिंग होती है हेपेटाइटिस बी की। इन सभी हेपेटाइटिस में आरएनए वायरस है हेपेटाइटिस बी को छोड़ के। हेपेटाइटिस बी जो है ना वो एकमात्र डीएनए वायरस है, डीएनए वायरस है। बाकी सभी हेपेटाइटिस कैसे वायरस है, आरएनए वायरस है। इस बात को आपको क्लियर रखना अपने दिमाग के अंदर। सर एम्स के फॉर्म भरना बंद हो गए क्या? हाँ हो गए भाई। आप कहाँ थे हैं? आज तक कहाँ थे बताओ हैं? नहीं हुए, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई और वो 28 तारीख तक होंगे। कौन सी तारीख तक? 28 तारीख तक। पर लेकिन मुझे ये बताओ कि आप कहाँ थे, वेयर यू आर टिल द डेट। फॉर्म भरना होता है वैकेंसी आते ही, है ना। इतना लेट? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा ततेयुच है अल्पहारी गिरह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और यहाँ पे होता है गेंडा चेष्टा है, गेंडा चेष्टा, काक चेष्टा नहीं है। गेंडे की जो चेष्टा होती है ना वैसी चेष्टा हो रखी है हमारी, उसको कोई मतलब ही नहीं है चीजों से। जानने के इच्छुक बनो, ज्ञानी तभी बनोगे जब जानने की इच्छा होगी। जानने की इच्छा नहीं, ज्ञानीपन बंद। दैट इज बेसिक कंसेप्ट। नॉर्मल which drug is used to dilate the pupil of eye? Gentamicin, tropicamide, levofloxacin, betamethasone। हमने बोला कौन सी दवाई यूज करते हैं डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई। अब आई के प्यूपिल को डायलेट करने वाली दवाई, पहला लिखा है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप का नाम है। एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ये तो ग्रुप का नाम है। और ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की दवाई जो जेंटामाइसिन है ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का एक्शन होता है बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक। कौन सा होता है? बैक्टीरियोसाइडल, इसी को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक भी बोलते हैं, इसको बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं। और एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप का नाम है। इस तरह की दवाई को हम बोलते हैं जेंटामाइसिन। एक दवाई है लीवोफ्लोक्सासिन, ये भी एंटी माइक्रोबियल है, ये भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट ही है ना, याद रखना इस बात को। एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। कौन सी दवाई? लीवोफ्लोक्सासिन जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और इसका एक्शन भी बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक है। बीटामेथाजोन स्टेरॉइड मेडिकेशन है, स्टेरॉइड। कैसी दवाई है? स्टेरॉइड ड्रग है। स्टेरॉइड ड्रग जो होती है बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, जितने भी एजेंट होते हैं स्टेरॉइड मेडिकेशन के आते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे हमने बोला जेंटामाइसिन एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की दवाई है, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक है। वहीं पे आपका लीवोफ्लोक्सासिन भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ये कौन से ग्रुप में आती है लीवोफ्लोक्सासिन, ये अगर आपको पूछे, है ना, तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप में आती है। फ्लोरोक्विनोलोन्स कौन से ग्रुप की दवाई है? फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की दवाई है। ये जैसे एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप है वैसे इसका ग्रुप है फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसमें लीवोफ्लोक्सासिन है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन है, ऑफ्लोक्सासिन है ना, गैटिफ्लोक्सासिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है। जितने भी फ्लोक्सासिन है वो सारे इसी के अंदर आते हैं। अच्छा, एक दवाई यहाँ पे हमने बताया ट्रोपिकामाइड, जिसका हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, जो नाम है ट्रोपिकामाइड। ये अपने आप एक महत्वपूर्ण दवाई है जो प्यूपिल को क्या करती है? डायलेट। तो प्यूपिल को डायलेट करने वाली दवाई को क्या नाम देते हैं? ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड डायलेट द प्यूपिल। समझ में आई प्यारे दोस्तों? देखो सभी लोगों को उत्साह के साथ में अगरबत्ती लगा के पढ़ना है भाई, और आंकड़ा नया होना चाहिए। आंकड़ा नया नहीं होगा हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, तो हमें लगेगा कि बच्चों को पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो फिर हम पढ़ाना बंद कर देंगे भाई, है ना, फिर हम कल से क्लास नहीं लेंगे। ऐसा कर दें?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उत्साह रहना चाहिए। आपका उत्साह हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। आपकी पढ़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिल के लड़ेंगे, एग्जाम को उसकी औकात दिखाएंगे। वो कहता है ना, जुनू रगों में भर अलग कुछ, कर सके तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी ये दुनिया इस बंदे में हुनर अलग कुछ। जी तोड़ के मेहनत करो। यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाएगा, क्या एक सवाल और पूछा जाएगा, वो ये रहेगा कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो दवाई है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है? ये नेप्रोटॉक्सिक दवाई होती है। कौन सी दवाई है? नेप्रोटॉक्सिक। नेप्रोटॉक्सिक मतलब किडनी को खराब करने वाली दवाई है अमाइनो ग्लाइकोसाइड। और ये दवाई ऑटोटॉक्सिक भी होती है, ये कान को भी खराब करती है। तो ये नेप्रोटॉक्सिक है और ये ऑटोटॉक्सिक है। ऑटोटॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिक मतलब कान के लिए टॉक्सिसिटी पैदा करती है। तो जो किडनी को खराब कर दे, जो कान को खराब कर दे, हाँ, उसको हम बोलते हैं नेप्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक, दो नाम इसके देते हैं एमाइनो ग्लाइकोसाइड के। अच्छा, ट्रोपिकामाइड जो होती है वो हमने बोला प्यूपिल को क्या करने के लिए? डायलेट। प्यूपिल के डायलेटेशन को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? अगर कोई प्यूपिल डायलेट हो जाए, हाँ, अगर कोई प्यूपिल डायलेट हो जाए उसको किस नाम से जानते हैं? डायलेट हो जाए प्यूपिल तो क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी, स्पीड में, स्पीड में। हाँ, माइड्रियासिस। क्या बोलते हैं उसको? माइड्रियासिस। माइड्रियासिस का मतलब होता है डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल। मियोसिस का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। अब हम प्यूपिल को डायलेट क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम फंडल एग्जामिनेशन कर सके। तो जिस भी मरीज को हमें फंडस देखनी हो, हमें ट्रोपिकामाइड डाल के प्यूपिल को डायलेट करना है, फिर उसकी आंख में फंडस को देखा जाता है। फंडस के विजुअलाइजेशन के लिए प्यूपिल का डायलेट होना जरूरी है। ट्रोपिकामाइड एजेंट काम में लेके हम प्यूपिल को डायलेट करते हैं। जेंटामाइसिन मैंने बता दिया, लियोफ्लोक्सेसिन बता दिया, बीटा मेथाजोन मैंने बता दिया। ये सब एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन रहते हैं। अगला प्रश्न, फार्मेकोलॉजी थी ला ले, ये थोड़ा फार्मेकोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दवाइयों के मामले में आपकी बातें थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगी। अगला प्रश्न, Which part of the uterus is called as living ligature of the uterus? Living ligature, perimetrium, endometrium, middle layer of myometrium, inner layer of myometrium. Which part of uterus is known as living ligature? यूट्रस के कौन से पार्ट को लिविंग लिगेचर के नाम से जानते हैं? लिविंग लिगेचर किसको कहते हैं? यूट्रस के कौन से पार्ट को लिविंग लिगेचर कहते हैं? हमेशा ध्यान रखना, द पार्ट ऑफ यूट्रस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, गुड फंक्शनिंग ऑफ यूट्रस, मेक यूट्रस लिविंग लिगेचर इज नॉन एज मिडल लेयर ऑफ यूट्रस, middle layer of myometrium. It's not perimetrium, it's not endometrium, it's not inner layer of endometrium. इसको हम बोलते हैं middle layer of endometrium और it is known as living ligature of uterus. समझ रहे हो बात को? तो एंडोमेट्रियम की जो मिडल लेयर है, सॉरी मायोमेट्रियम की, उसको हम लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? सवाल कह रहा है सर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ WBC इन द ब्लड इन एन हेल्दी एडल्ट? आपके पक्ष में है गेंद, आंसर करिएगा अगरबत्ती लगा के पूरे जुनून के साथ में। अच्छा, पढ़ने का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताओ, हैं? आपको क्या लगता है कि अगर इतनी मजेदार पढ़ाई कराई जाए और लगातार एग्जाम तक पढ़ लिया जाए, क्या सिलेक्शन नहीं हो सकता? बाकायदा हो सकता है। सवाल कितने? 170 ही तो है, यूं चुटकी में कर देंगे, है ना? तो यहाँ पे सवाल ने बोला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन हेल्दी एडल्ट पर्सन? 4.5 से 6.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, 2 से 4 मिलियन, 4000 से 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड और 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो हमेशा ध्यान रखना, WBC काउंट कभी भी मिलियंस में तो नहीं होती है। ए और बी में तो अपने हाथ ही नहीं डालना, क्योंकि अकाउंट मिलियंस में नहीं होते हैं। WBC है ये, RBC नहीं है। और चार से, यहाँ पे बोला है 4 से 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड।
और 4 से 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 4 से 6,000, याद रखना जो इनिशियली नॉर्मल काउंट जो होता है 4 से 11,000, नॉर्मल काउंट जो होता है वो 4 से 6 नहीं होता है। नॉर्मल काउंट कितने होते हैं? 4 से 11,000, 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट है। 4 से 6 नहीं, 4 से 11,000। तो मिनिमम होता है 4 के, मैक्सिमम होता है 11 के। ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट है। जब भी मरीज को कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी अपने नॉर्मल नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है और ये काउंट 11,000 से नंबर में कई गुना ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली इसमें बढ़ने वाली डब्ल्यूबीसी को हमने न्यूट्रोफिल बोला। तो न्यूट्रोफिल अपने नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट। आरबीसी नॉर्मल कितनी होती है? फटाक से आंसर लिखो। प्लेटलेट नॉर्मल कितनी होती है? फटाक से आंसर लिखो। आरबीसी और प्लेटलेट याद रखना। आरबीसी टोटल नंबर के अंदर हमने बोला 4.5 से 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। और प्लेटलेट होती है वो आपकी 2 से 3 लाख, लिख दो इसको, लाख्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। प्लेटलेट की कहानी रहती है। तो लगभग प्लेटलेट लाखों में होती है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी मिलियंस में और डब्ल्यूबीसी सिर्फ 1000 में। पर एकमात्र कंप्लीट सेल है डब्ल्यूबीसी। ये दोनों कंप्लीट सेल की कैटेगरी में नहीं है ना। कंप्लीट सेल मतलब जिसके पास में न्यूक्लियस हो, इन दोनों के पास ही नहीं है। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है। ए, बी और सी तीनों ही गलत है। अगला प्रश्न, आरटीपीसीआर टर्म डिनोट्स। आरटीपीसीआर टर्म का क्या मतलब होता है? RT-PCR. What is the meaning of RT-PCR? Real time polymerase chain reaction, reverse transcriptase polymerase chain reaction, raised time polymerase chain reaction, none of the above. इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मल वैल्यू होती है सोडियम 135 to 145, 135 से 145 मिलीकुलैंट पर लीटर। ठीक है रसगुल्ले। और पोटेशियम जो होता है ना वो होता है 80 पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 3.5 to 5.1 मिलीकुलैंट पर लीटर। तो मैंने यहाँ पे एक तो सोडियम की पूछा, एक पोटेशियम का पूछा आपको। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो ये होता है प्यारे दोस्त इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आरटीपीसीआर टर्म किसको डिनोट करता है? आरटीपीसीआर किसको डिनोट करता है? आरटीपीसीआर का मतलब क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। याद रखना, आरटीपीसीआर का बेसिक मीनिंग होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये रियल, रेज या नन ऑफ द अबव नहीं है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोविड के मरीज में जो टेस्ट करते थे, कोविड का टेस्ट, कोविड की जांच, ये कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट ही था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। ये कहानी आपको अपने दिमाग में फिट कर देनी है कि चीजें सारी की सारी जबरदस्त होगी और हम अच्छे से अच्छा पढ़े। डाउट कोई पास में मत रखना। जो भी डाउट है मुझे सौंप देना और आप कंसेप्ट को लेके जाना इस एग्जाम में और कह देना अपने ईश्वर से कि मेरी सोच, मेरी फितरत बदल, या फिर एक ऐसा काम कर कि मेरी किस्मत बदल। अपना जो भगवान है, जो अयोध्या का राजकुमार है, भगवान श्री रामचंद्र जी से बोल दो या तो मेरी सोच, मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन, मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। तो बदल देंगे हकीकत, जिंदगी में कुछ अलग करके दिखाएंगे। अगला प्रश्न है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड IQ। इडियट, इम्बेसाइल, ओ मोरो, नॉर्मल।
हु इज मोरो, नॉर्मल, इम्बेसाइल। अब समझो, देखो मोरो, मोरो एक होता है मूर्ख, तो मोरॉन इज मूर्ख। एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, 50 to 69 में मूर्ख कैटेगरी आती है, नॉर्मल कैटेगरी कहती है कि 90 to 109। अब 00 24 और 24 25 से 49, तो ये जो इम्बेसाइल और इडियट कैटेगरी है, इसमें ये जो है ये तो इडियट कैटेगरी है और ये इम्बेसाइल है, नहीं ये वाला, सॉरी, ये इम्बेसाइल है। तो आपकी यहाँ पे 4 कैटेगरी, ये क्या है, ये आईक्यू है। आईक्यू कैसे निकालते हैं सर? आईक्यू का फॉर्मूला दिया था एक बिनट नाम के भाई साहब ने, बिनट ने, उन्होंने दिया था कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये आईक्यू का एक साधारण सा फॉर्मूला है, साइंटिस्ट बिनट के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है। उसमें मेंटल एज ऊपर रखो, क्रोनोलॉजिकल एज आपकी डेट ऑफ बर्थ से काउंट होती है उसको नीचे रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मेंटल एज कितनी, मेंटल एज कितनी होती है? जैसे मेरी मेंटल एज है मान लो 20 साल, और एक्चुअली में मैं 20 ही साल का हूं, तो 20 साल के आदमी की मेंटल एज भी 20 साल है, तब तो उसका आईक्यू कितना है, 100। आपने देखा होगा नॉर्मल आईक्यू जो होता है वो 90 से 110 होता है, इसको 100 कहते हैं, 100 होता है नॉर्मल। समझो बात को? तो अब जो हमने यहाँ पे बताया नॉर्मल आईक्यू, वो हमने 100 चूज किया, तो डी का चौथा है बहुत सारी चीजों में। अब आईक्यू कम हो जाए तो उसको एमआर कहते हैं। इस एमआर की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे मैं अभी बोलूं माइल्ड, सीवियर। माइल्ड हो गया जब ये 50 से 70 के बीच में, 69, जब ये 35 से 49, अब आप देखो इसको बोलते हैं प्रोफाउंड। 4 कैटेगरी बना दी, माइल्ड एमआर, मॉडरेट एमआर, सीवियर एमआर, प्रोफाउंड एमआर। मैंने बोला नॉर्मल आईक्यू ऐसे निकालते हैं, नॉर्मल के बाद में अलग अलग। अब माइल्ड एमआर, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। जो प्रोफाउंड लेस देन 20 है, 20 ये इडियट कहलाता है, इडियट। तो पहले का हमेशा कौन सा जाएगा, तीसरा जाएगा। पहले का तीसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, दूसरा तो सामने है इम्बेसाइल, और तीसरे का पहला, तीसरे का पहला ऊपर है मोरॉन। नॉर्मल चौथे का चौथे के सामने है। हमने बोला मोरॉन पीपल का मतलब होता है मूर्ख, तो ये जो माइल्ड होते हैं इनको तो बोलते हैं मोरॉन। माइल्ड एमआर को तो हम क्या बोलते हैं, मोरॉन, मोरॉन। और मॉडरेट और सीवियर जो है इम्बेसाइल है, इम्बेसाइल। और प्रोफाउंड जो होता है वो कैटेगरी इडियट है, इडियट। एक हो गया आपका मोरॉन, एक होता है इम्बेसाइल, एक होता है इडियट। यहाँ पे मोरॉन दिया हुआ था, मोरॉन यही था 50 से 69, तो 50 से 69। मोरॉन के बाद में है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल जो होता है वो यही में आएगा, ये सीवियर में 20 से 34 में, है ना। और इडियट, इडियट अगर वो 20 के ही अंदर आ जाए तब उस कैटेगरी को इडियट बोलेंगे। इतनी बात आई थिंक आपके समझ में आ गई, आसान था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी। बाकी सभी बातें गड़बड़ है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी, समझ रहे? तो अलग अलग कैटेगरी है। अच्छा, कई बार आईक्यू ज़्यादा भी होता है, जैसे 110 से 120 के बीच में हो जाए, 120 से 130 के बीच में हो जाए, 130 से 140 के बीच में हो जाए, मोर देन 140। अब इनको क्या बोलेंगे बताओ? अगर इनकी मैं बात करूं, इसको क्या क्या नाम बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं गुड, इसको बोलते हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट,
और गॉड गिफ्ट। आपका आईक्यू कितना भी हो सकता है, 100 से ऊपर कहीं पे भी जा सकता है। मैंने बोला 100 से ऊपर 120 है तो गुड है, 120 से 130 है तो वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है। अगर आपका आईक्यू 130 140 के ऊपर है तो आप गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ उपहार हो आप, ऐसा होता है आईक्यू ऊपर वाला। और या तो सब जीनियस है जी फॉर जीनियस, गॉड गिफ्टेड को ही बोलते हैं जीनियस। रसगुल्ला कह रहा है कि सर यहाँ क्लास में तो सब जीनियस है। हाँ भाई, सब जीनियस ही होने चाहिए, सबका आईक्यू 140 से ऊपर हो, हम यही दुआ करेंगे, है ना, यही दुआ करेंगे अभिषेक कि सबका आईक्यू जो है 140 से ऊपर ही हो। समझ में आई प्यारे दोस्तों कहानी। अगला प्रश्न, जीनियस, यस। अगला है परसिस्टेंट, रेजिस्टेंट, क्रेजीनेस और ईट नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल आइटम, इट इज नॉन एज। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जो आप सभी को लिखना है। क्या आंसर होना चाहिए? हाँ भाई, अतई बाद में कर लेना, अतई वाली अलग क्लास लेते हैं हम, है ना। अतई वाली क्लास के लिए अलग जगह पे आना, इंस्टाग्राम पे अतई वाली क्लास लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई वाली क्लास लेनी है। तो ये जो बाकी वाली अतई है ना, वो बाकी वाली फिक्र चिंता ये सब छोड़ दो, है ना, वो सब राजू सर नर्सिंग वाले के हवाले कर दो। तुम्हें अभी पढ़ाई पे फोकस करना है, अतई वहाँ करेंगे। तो मैं एक बात से बहुत कंसर्न हूँ कि जो बच्चा एग्जाम ओरिएंटेड होता है उसको सिर्फ पढ़ाई करना होता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम को फिक्र करके क्रैक नहीं किया जाता है। वो कहता है ना, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या। तो उस तरीके से एक भरोसा करके पढ़ना है। यहाँ पे सवाल कह रहा है persistent resistant craziness to eat non nutritive non audible item, it is known as pica, anicasiosis, एनकोप्रेसिस और सोमनाबुलिज्म। मैंने आपको बोला है कि अगर आप नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल आइटम जो है उसको अगर इंजेस्ट करते हो, है ना, तो इसको पाइका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पाइका। दिस इज पाइका माय डियर फ्रेंड। जब आप ऐसे सब्सटेंस खाते हो जो इनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, इसको एनिकेसिस नहीं कहते हैं, इसको एनकोपेरेसिस। एनकोपेरेसिस का मतलब होता है इनवॉलंटरली, इनवॉलंटरली पासेज ऑफ स्टूल या फिकल मैटर, एनकोपेरेसिस, है ना, आफ्टर द गैनिंग ऑफ एनल कंट्रोल, ब्लड बाउल कंट्रोल। सोमनाबुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलना। कुछ लोग नींद में चलते हैं रात को, नींद में चलने की जो बीमारी होती है सोमनाबुलिज्म कहलाता है, नींद में चलने की बीमारी, है कि नहीं? तो कुछ लोगों की आदत है नींद में चलने की, इसको बोलते हैं सोमनाबुलिज्म। एनकोपेरेसिस का मतलब होता है इनवॉलंटरी पासेज ऑफ स्टूल। एक होता है एन्यूरेसिस, एक होता है एनकोपेरेसिस। दोनों में क्या फर्क है प्यारे दोस्तों बताइएगा? एक मैंने बोला एन्यूरेसिस, सभी लोग जवाब लिखिएगा, और एक मैंने बोला एनकोपेरेसिस। दोनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है? सभी लोग लिख दो, एन्यूरेसिस और एनकोपेरेसिस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन्यूरेसिस एंड एनकोपेरेसिस?
एन्यूरेसिस इज द इनवॉलंटरी पासेज ऑफ यूरिन आफ्टर द एज ऑफ, आगे ऐसे लिखना पड़ेगा, सिर्फ इतने से पार नहीं पड़ेगा कि इनवॉलंटरी पासेज ऑफ यूरिन। यहाँ पे एक एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा बच्चा होता है ना, उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग आती है, तो उसके बोवल पे कंट्रोल आता है, ब्लैडर पे भी कंट्रोल आता है। तो बोवल और ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल एक पर्टिकुलर एज पे आ जाना चाहिए, और उस एज को पार करने के बावजूद भी बोवल एंड ब्लैडर का कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं आना, यूरिन का कंट्रोल नहीं आना एन्यूरेसिस है, और स्टूल का कंट्रोल नहीं आना एनकोपेरेसिस है। तो एन्यूरेसिस और एनकोपेरेसिस, बोवल एंड ब्लैडर का पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल नहीं हो पाना, और एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में, दैट इज 5 ईयर ऑफ एज, तब उसको हम एन्यूरेसिस के नाम से जानते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पाइका रहेगा। पाइका में बच्चा जो होता है वो नॉन न्यूट्रिटिव चीजों का इंजेक्शन करता है, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को इंजेस्ट करता है, इसको हम पाइका के नाम से जानते हैं। और पाइका हमेशा वो सब्सटेंस है जो सफिशिएंट अमाउंट में बच्चे में जो डेफिशिएंसी होती है उनकी वजह से ये डेवलप होता है, मतलब इसकी वजह से ये बिहेवियर डिसऑर्डर बच्चा शो करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि द रीजन फॉर पुलिंग द ऑरिकल डाउन एंड बैक व्हाइल इंस्टॉलिंग ईयर ड्रॉप टू ए चाइल्ड लेस देन 3 ईयर। 3 साल से छोटे बच्चे में आई ड्रॉप डालने के लिए ईयर ऑलिकल को पीछे और नीचे की तरफ खींचते हैं। 3 साल से छोटे बच्चे में आई ड्रॉप डालने के लिए हमारा जो कान होता है, इस कान को हम पीछे और नीचे खींचते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? कान को पीछे और नीचे खींचने के पीछे क्या रीजन है? टू अवॉइड परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम, टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट, दैट द ईयर कैनाल इज स्ट्रेंथन फॉर चिल्ड्रन एट दिस एज, टू ट्रीट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। सवाल है, और सवाल थोड़ा अलग तरीके का है, तो आपको जवाब भी थोड़ा सोच के अलग तरीके का देना है सवाल का जवाब, और सभी को मन लगा के जवाब देना भाई। ऐसा कोई नहीं है जिनको जवाब नहीं देना है, ऐसा आप में से कोई नहीं होना चाहिए। जवाब सबको देना है और अपना पूरा मन लगा के जवाब देना है। हमने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछ लिया, और इस सवाल ने हमने आपको पूछा कि जो बच्चा होता है, मैं एक पिक्चर भी यहाँ पे आपको दिखा दूं इस रसगुल्ले का। ये देखो, कान को आप पीछे और नीचे की तरफ खींच रहे हो और ईयर ड्रॉप डाल रहे हो, तो ऐसा करने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? हम कान को पीछे और नीचे की तरफ क्यों खींच रहे हैं? क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये आपको यहाँ पे इन 4 में से बेस्ट आंसर चूज करना है, और बेस्ट आंसर चूज करके अपना बेहतरीन जवाब आपको यहाँ पे देने की कोशिश करनी है। कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे आप में से कि साहब मैं एकदम सही जवाब दे दूंगा? कहाँ देना है सही जवाब? वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देना है। और एक काम और करना है प्यारे दोस्तों, अगरबत्ती लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। और जितने भी हमारे रसगुल्ले हैं, संकल्प लेके सुबह 6 बजे की क्लास से जरूर जुड़े। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह 6 बजे क्लास में नहीं आते हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन सुबह 6 बजे क्लास में नहीं आने का क्या रीजन? क्योंकि आप अगर 6 बजे उठेंगे, पढ़ेंगे तो सीखेंगे ही ना भाई, सोने से क्या सीखेंगे? और आपकी जिंदगी में इतना बड़ा और इतना अच्छा एग्जाम आया हुआ है, तो मेरे हिसाब से अभी आपको कुछ दिन तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होगी, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी। तो बदलाव करो और अपने अंदर एक आग और जुनून को पालो और कुछ अच्छा और बेहतरीन करने का प्रयत्न करो। सफलता का मिलना लाजमी है, लेकिन आपको इस बदलाव के साथ में पढ़ना है। और कल सुबह 6 बजे आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा। मैं तो आ रहा हूं, लेकिन आप लोग आ रहे कि नहीं आ रहे ये बताओ। सुबह 6 बजे संकल्प के साथ में, अगर आप आज तक किसी ने संकल्प नहीं कर पाया, आज ही हाथ पानी ले ले और सौगंध खा ले अयोध्या के राजकुमार की कि मैं सुबह 6 बजे पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा। और नॉट सेट सीरीज को मैं अटेंड करके अपने आप को पूरा सभी एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट करूंगा। इस सेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूं। जाने से पहले एक बहुत ही सुंदर लाइन आप लोगों के लिए, हमेशा याद रखें, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की,
हम पैदा हुए जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन के साथ में कल सुबह ठीक 6 बजे। इंतजार रहेगा, दिल खोल के जुड़िएगा एक और शानदार सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।